नमस्कार, सोमेश घितोड़े क्लासेस में एक बार पुनः आप लोग का स्वागत है। मैं सोमेश कुमार घितोड़े, एमएससी में बीएड, सीजी सेट क्वालिफाइड, सीजी टेट क्वालिफाइड, सीजीपीएससी मेंस 6 बार दिया है और अभी रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का मेंस भी मैंने 1 बार दिया है। सीजी व्यापम की स्कूल डिपार्टमेंट में लेक्चरर मेंस की पोस्ट में मैं सिलेक्टेड हूँ और अभी सीजीपीएससी 2019 के द्वारा मैं असिस्टेंट प्रोफेसर मेंस के पोस्ट पर भी मैं सिलेक्टेड हूँ। वर्तमान में अभी सीजी व्यापम के जरिए ही मैं गवर्नमेंट कॉलेज में लेफ्ट टेक्नीशियन के पोस्ट पर पोस्टेड हूँ। इस प्रकार कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं का मुझे अनुभव है, जिसके आधार पर मैंने यह वीडियो बनाने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि वीडियो लेक्चर आपको मार्गदर्शन प्रदान करेगा। यह जो मेरा वीडियो लेक्चर है पूरी तरह से फ्री है, तो आप अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके भी मुझे बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। मैंने डेली करंट अफेयर्स और नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल भी ओपन किया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया हुआ है। मैंने इसके पहले छत्तीसगढ़ और भारतीय संविधान के ऊपर बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हुए हैं, उसे आप देख सकते हैं और पसंद आए तो जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए आज के वीडियो लेक्चर हम प्रारंभ करते हैं। आज हम देख रहे हैं केंद्र और राज्य संबंध के बारे में पार्ट 2, जिसमें हम आज केंद्र राज्य के बीच प्रशासनिक संबंध के बारे में चर्चा करेंगे। केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंध किस प्रकार का होता है, इसका वर्णन भारतीय संविधान में भाग 11 में दिया गया है। याद रखेंगे, भाग 11 में केंद्र राज्य के संबंध के बारे में चर्चा की गई है और अनुच्छेद 256 से लेकर अनुच्छेद 263 तक का इसका वर्णन है उन प्रावधानों का कि किस प्रकार के संबंध होता है। सबसे पहले हम देखते हैं अनुच्छेद 256। अनुच्छेद 256 में स्पष्ट कहा गया है कि राज्यों और संघ की बाध्यता है, कुछ राज्यों और संघ की कुछ बातों पर बाध्यता है, उनको उसको फॉलो करना पड़ता है, उनकी एक लिमिटेशन है, सीमाएं हैं। वो क्या क्या है हम जानते हैं। हम इसको एक इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं कि जिस प्रकार पहले वीडियो में हमने देखा था विधायी संबंध में कानून बनाने की बात कही गई थी कि केंद्र किस प्रकार का कानून बनाएगा, राज्य किस प्रकार का कानून बनाएगा और उनके विषय क्या क्या होंगे, इसका वर्णन किया गया था। आज प्रशासनिक संबंध में भी लगभग हम उन्हीं बातों को देखेंगे कि कानून तो बनाते हैं, राज्य सरकार बनाती है, संघ की सरकार बनाती है, लेकिन उनको जो परिचालन की जिम्मेदारी है, क्रियान्वयन की जिम्मेदारी है, संबंधित राज्य सरकार या केंद्र सरकार की होती है। जिस प्रकार संघ सूची के विषय पर कानून बनाने के अधिकार संघ को है, तो उसका पालन करवाने की जिम्मेदारी भी संघ की ही होगी। उसी प्रकार राज्य सरकार यदि राज्य सूची के विषय पर कोई कानून बनाता है तो उसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। और यदि समवर्ती सूची के विषय पर संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, तो वहां पर उसके पालन की जिम्मेदारी किसकी होगी, क्रियान्वयन की। तो याद रखेंगे, समवर्ती सूची के विषय पर यदि कोई कानून बना है तो उसको क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी या कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्य सरकार को होता है। बिल्कुल आप याद रखेंगे, इसको राज्य सरकार के ऊपर होता है उसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी। तो यहाँ पर राज्य और संघ की बाध्यता यही है कि संघ सूची पर कानून बनाएगा, उसके पालन की जिम्मेदारी संघ की होगी, और राज्य सूची के विषय पर कानून बनाएगा, पालन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। और समवर्ती सूची के विषय पर दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन उसको पालन करवाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। यह प्रावधान किया गया है। इसके बाद है दूसरा अनुच्छेद 257। अनुच्छेद 257 में यह कहा गया है कि कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण होता है। कुछ विशेष परिस्थिति जिसमें संघ नियंत्रित करता है राज्य सरकारों को, या कुछ उसको निर्देश दे सकती है। जैसे आपातकाल के समय पूरी शक्तियां संघीय सरकार के पास आ जाती है, तो यहाँ पर कुछ निर्देश भी देते हैं। साथ ही साथ एक बात का और ध्यान रखते हैं कि राज्य सरकार का ये जिम्मेदारी होती है, राज्य में यदि कोई कानून लागू करवाने जा रही है राज्य सरकार, तो इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि संघ सरकार के द्वारा कोई कानून बनाया गया है तो उस पर कोई बाधा उत्पन्न न हो। जैसे उसी विषय पर संघ सरकार भी कानून बनाई है तो उस पर बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, उसके संबंध में संघ के कानून को मानने में कोई अड़चन नहीं आना चाहिए। ये बात भी राज्य सरकार को देखनी पड़ती है, उनकी जवाबदारी होती है। यहाँ पर संघ सरकार राज्य सरकारों को कुछ बातों पर निर्देश देती है, जैसे रेलवे की सुरक्षा, उनके आवागमन की बातें, ये मुद्दा राज्य सरकार को सौंप सकती है वो। दूसरा है संचार के साधनों का विकास करना, ये भी राज्य सरकार को दे सकती है संघ सरकार। उसके बाद है शिक्षा है, जैसे उस राज्य में अल्पसंख्यक हैं और अल्पसंख्यक के प्राथमिक शिक्षा की जिम्मेदारी उनकी मातृभाषा में होनी चाहिए, ऐसा प्रावधान है, तो ये बातें भी संघ सरकार राज्य को कह सकती है। और अंत में है एसटी कल्याण।
अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से संबंधित योजना बनाना और उनका क्रियान्वयन करना, इसकी जिम्मेदारी भी वो संघ सरकार राज्य सरकार को सौंप सकती है। तो याद रखेंगे ये चारों बातें केंद्र है वो राज्य को सौंप सकती है, लेकिन इन चारों जो सुविधाएं हैं इनको वहन करने में या लागू करवाने में यदि कोई अतिरिक्त खर्च वहन करना पड़ता है राज्य सरकार को, तो अतिरिक्त खर्च केंद्र सरकार देती है। इस बात को भी आप याद रखेंगे, अतिरिक्त खर्च केंद्र सरकार देगी। और यदि दोनों में खर्च के मामले में अतिरिक्त खर्च संबंध कोई विवाद आ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट इसका निर्णय करता है। सुप्रीम कोर्ट जो निर्देश देता है उसको फॉलो करना पड़ता है। इसके बाद है अनुच्छेद 258। अनुच्छेद 258 में कहा गया है कि कुछ दशाओं में संघ द्वारा राज्यों को शक्ति प्रदान करना। संघ द्वारा राज्य को शक्ति, तो संघ राज्य को शक्ति दो प्रकार से दे सकता है, एक राष्ट्रपति के आदेश से और दूसरा है संसद के आदेश से। तो राष्ट्रपति राज्य सरकार की सहमति से कुछ जो संघ का दायित्व है वो राज्यों को वो दे सकता है कि आप इसको करें। जैसे अभी वर्तमान में सीएए की जिम्मेदारी भी दे दी गई है कि सीएए को आप हर स्टेट में लागू करवाएं। सिटी जो है नागरिकता संशोधन अधिनियम जो लागू किया गया है उसको। और उसके बाद है संसद में यदि कोई प्रस्ताव पास हो जाता है संसद के माध्यम से कि अमुक कार्य संबंधित स्टेट को सौंप दिया जाए, तो उस स्थिति में वो स्टेट को वो कार्य करना पड़ता है, राज्यों को शक्ति प्रदान कर दी जाती है संघ के द्वारा। भले ही वो दायित्व वो एरिया उस राज्य सरकार के विधायी कार्यों से संबंधित न हो, उस विधानमंडल में वो पास न हुआ हो, उसके कार्य क्षेत्र से बाहर हो, फिर भी वो उसको सौंप सकती है। तीसरा है 258 का, संघ को कृत्य सौंपने की राज्यों की शक्ति। अब जिस प्रकार संघ राज्यों को कोई कार्य सौंप सकता है उसी प्रकार राज्य भी कोई कार्य संघ को सौंप सकता है। इसमें बताया गया है राज्यपाल द्वारा भारत सरकार की सहमति से कुछ स्टेट के कार्य है भारत सरकार को सौंप सकती है। इस प्रकार का एक दायित्व इसमें बताया गया है 258 का भी। 260 में बताया गया है कि भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता होती है। यदि भारत के बाहर कोई राज्य क्षेत्र है अर्थात विदेश है, तो वो विदेश का जो पूरा मामला है वो केंद्र सरकार के अधीन होता है। केंद्र सरकार उस पर नियम बनाता है, उसको पालन करने की जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार की होती है। इसके बाद है अनुच्छेद 261। इसमें भारत के पूरे भूभाग में कोई सार्वजनिक कार्य है, अभिलेख है या न्यायिक कार्यवाही है, उसको पूरी तरह से मान्यता दी गई है, पूरा विश्वास उस पर जताया गया है। वो एक स्टेट के लिए दूसरा होगा, दूसरे स्टेट के लिए दूसरा होगा, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय दे दी है सार्वजनिक कार्य से संबंधित, तो उसको पूरे भारत भर के लिए वो लागू है, सबको मानना पड़ेगा। उसी प्रकार कोई स्टेट का कोई उच्च न्यायालय को निर्देश देता है तो उस राज्य क्षेत्र की परिधि के अंतर्गत और पूरा स्टेट उसको मानने के लिए बाध्य है। इसके बाद है अनुच्छेद 265 अंतरराज्यीय जल विवाद के संबंध में निर्णय। अंतरराज्यीय जल विवाद, दो या दो से अधिक स्टेट के मध्य यदि कोई भी नदी या जल के संबंध में उसका प्रयोग करना, उसको उपयोग करना, उसका नियंत्रण से संबंधित कोई भी प्रावधान आता है तो उसकी जो विवाद आता है तो उसको निपटारे के लिए एक अंतरराज्यीय जल विवाद का गठन वो कर सकता है। अंतरराज्यीय जल विवाद संगठन का वो गठन कर सकता है केंद्र सरकार। यहाँ पर जैसे कह सकते हैं महानदी का विवाद चल रहा है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के मध्य, उसी प्रकार कृष्णा नदी के है, सिंधु नदी का बंटवारा है, जल विवाद भारत पाकिस्तान, तो इस संबंध में वो केंद्र सरकार नियम बना सकती है, संसद नियम बना सकती है। लेकिन इस दौरान यदि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला लंबित है तो जैसे ये संसद कोई नियम बनाती है, कमेटी का गठन करती है, तो सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता की सीमा से वो बाहर चला जाता है। तो इस प्रकार के प्रावधान भी है अंतरराज्यीय जल विवाद के संबंध में। सर्वप्रथम 1956 में, याद रखेंगे, सर्वप्रथम 1956 में इस प्रकार के प्रावधान के लिए नदी बोर्ड का गठन किया गया था और अंतरराज्यीय जल विवाद नियामक आयोग का गठन किया गया था। इसके बाद अनुच्छेद 263 अंतरराज्यीय परिषद के गठन के संबंध में बताया है। दो या दो से अधिक स्टेट या संघ या राज्य के मध्य कोई विवाद की स्थिति आती है तो उसके लिए अंतरराज्यीय परिषद का गठन प्रावधान किया गया है और यह गठन राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 263 के तहत बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यह परीक्षा में पूछा गया है, अनुच्छेद 263 क्या है, तो अंतरराज्यीय परिषद का गठन है। यहाँ पर ये जो गठन की प्रक्रिया है वो राष्ट्रपति करता है, याद रखेंगे, राष्ट्रपति गठन करता है और प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। अंतरराज्यीय परिषद का
जो पदेन अध्यक्ष कौन होता है, वो प्रधानमंत्री होता है। अब इसके मेंबर की बात करें तो मेंबर में राष्ट्र जो प्रधानमंत्री है वो 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री को मनोनीत करता है, खुद प्रधानमंत्री इसके मेंबर होते हैं। साथ ही साथ सभी स्टेट के सीएम और जो संघ शासित प्रदेश हैं उनके प्रशासक इनके मेंबर होते हैं। सर्वप्रथम 1990 में इसका गठन किया गया था। याद रखेंगे सर्वप्रथम 1990 में इसका गठन किया गया। उस समय इसके बाद हम देखते हैं अगला है कुछ और संबंध, जैसे केंद्र और राज्य के बीच क्या क्या संबंध है जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जैसे राज्यपाल राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करता है और स्टेट में वो राज्यपाल कार्य करते हैं, लेकिन वो राष्ट्रपति के प्रसाद पद कार्य करते हैं, भले ही स्टेट में कार्य करते हैं, कार्यपालिका प्रमुख होते हैं। तो एक जो राज्यपाल का पद है वो भी केंद्र राज्य संबंध के बारे में हमको बहुत ही एक बेसिक जानकारी देता है। उसके बाद है राज्य निर्वाचन आयोग। राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है, लेकिन हटाने का पावर इसको राष्ट्रपति को है। तो एक दूसरा चीज है। तीसरा है स्टेट पीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं, सदस्य हैं, उनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, लेकिन हटाने का पावर जो होता है वो राष्ट्रपति के पास होता है। तो इस प्रकार केंद्र, तो ये सब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं केंद्र या संघ पावरफुल होता है। उसके बाद है आईएएस जो नियुक्ति से लेकर उनका परीक्षा से लेकर उनकी नियुक्ति तक की या पद या उनको पद मुक्त करने की प्रक्रिया संपूर्ण अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है, लेकिन वो कार्य कहाँ करते हैं, स्टेट में करते हैं। जितने भी आईएएस हैं स्टेट में कार्य करते हैं, और कुछ मामलों में प्रतिनियुक्ति में यदि केंद्र सरकार चाहती है तो उनको केंद्र में भी उनकी सेवाएं ली जाती है। और उसके बाद है आपातकाल राष्ट्रीय आपात या राज्य आपात या वित्तीय आपात, तीनों स्थिति में पावर केंद्र सरकार के पास आ जाती है, राष्ट्रपति के पास आ जाती है। तो इस प्रकार से कहीं न कहीं हम संबंध में देखते हैं तो केंद्र को ज्यादा वरीयता दी गई है इन संबंधों में, क्योंकि केंद्र ही संघीय ढांचे में केंद्र को ज्यादा पावरफुल बनाया गया है। इस प्रकार ये प्रशासनिक संबंध या कार्यपालिका शक्ति का जो विस्तार है वो अपने दायरे में करते हैं दोनों, और ये भी ध्यान रखा जाता है कि दोनों एक दूसरे के कानून को कहीं बाधा उत्पन्न न हो लागू करवाने में। तो इस प्रकार एक बड़ा चैप्टर है प्रशासनिक संबंध केंद्र राज्य संबंध के अंतर्गत। और इस प्रकार ये वीडियो लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। इसका एक आप स्क्रीनशॉट आप अवश्य ले लीजिएगा ताकि नोट्स के लिए आप इसका उपयोग कर सकें। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वित्तीय संबंध, केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंध किस प्रकार के हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।